Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम अपनी 10th क्लास की बोर्ड प्रिपरेशन के लिए सारे चैप्टर्स को इन वन शॉट रिवाइज कर रहे हैं. सो टुडे वी नीड टू रिवाइज द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इन वन शॉट. अब जैसे कि टाइटल में लिखा ही हुआ है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिनने बहुत बड़ी सी थ्योरी को इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था एंड हाउ ही बिकेम अ साइंटिस्ट. क्या क्या चीज़ें हैं जो लगती हैं किसी भी एक छोटे से बच्चे को एक साइंटिस्ट तक बनाने की जो जर्नी है उसमें, दैट इज समथिंग दैट वील सी इन दिस चैप्टर. क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द मेन पॉइंटर्स ऑफ द चैप्टर दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. देन वील सी द मैसेज कन्वेड एंड फाइनली आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस एज अ होमवर्क जिसे हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन. क्लियर? ऑल राइट. So the first and the important point about this chapter is the writer. यानी किसने लिखा है ये chapter? This chapter is written by Robert W. Peterson. तो आपको ये ध्यान में रखना है. और ये पूरा चैप्टर बात किसकी कर रहा है? दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट रिचर्ड एच इब्राइट. क्लियर? तो ये है वो मेन कैरेक्टर या वो साइंटिस्ट जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव हाइलाइटेड द नेम. यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड. अब बिफोर द फर्स्ट पैराग्राफ बिगिंस आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट अबाउट द अवार्ड जो भी इन्होंने जीते हैं उसके बारे में कुछ दिया हुआ है. सो दैट ऑल्सो हैव मेंशन बिकॉज दिस इज समथिंग जो अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट अगर याद रहेगा तो अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो. क्लियर? सो ही received the Searle Scholar Award, the Schering-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. तो ये जो हैं दोनों फील्ड्स यानी बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये दोनों जो अवार्ड्स हैं दे आर वेरी वेरी बिग अवार्ड्स, दे आर वेरी वेल नोन अवार्ड्स. तो ये दोनों ही इनको मिले हैं. किसे? रिचर्ड एच इब्राइट को. Fascination of butterflies opened the world of science to him. अब इनका जो एक लगाव था और द फॉन्डनेस फॉर द कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज, दैट इज समथिंग जिसकी वजह से साइंस का जो वर्ल्ड है वो ओपन हुआ. किसके लिए? रिचर्ड एच इब्राइट के लिए. यानी ये जो है बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे एंड फ्रॉम देन ऑन एज अ हॉबी इसे वो फॉलो करते गए एंड फाइनली ही बिकेम अ वेल नोन साइंटिस्ट. Age was 22, former Scout of the Year, excited as scientific world with a new theory on how cells work. अब क्या होता है ना, ये जब पहले हम थोड़ा सा अभी का पार्ट पढ़ रहे हैं यानी कि फाइनली इनने क्या अचीव किया है उसके बारे में पढ़ रहे हैं एंड देन हम बिगिन करेंगे इनके चाइल्डहुड डेज से. तो अभी के लिए क्या पॉइंट बताया है कि जब इनकी एज कितनी थी? 22 ईयर्स की. दैट टाइम वो जो क्या थे, वो फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, जैसे स्काउट एंड गाइड हम पढ़ते हैं ना, तो उस तरीके से ये पिछले साल जो स्काउट ऑफ द ईयर थे वो कौन थे? दिस पर्सन, दैट इज रिचर्ड एच इब्राइट. और उसके बाद ही एक्साइटेड द कंप्लीट साइंटिफिक वर्ल्ड. हाउ ही एक्साइटेड इट? विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. और यही बहुत बड़ी डिस्कवरी है, इनकी बहुत बड़ी इन्वेंशन है कि इन्होंने सेल थ्योरी जो है उसके बारे में बहुत कुछ बताया था एंड दैट वाज समथिंग जो बहुत से साइंटिस्ट उस वक्त सर्च कर रहे थे. तो इसके बारे में जो है ये समथिंग इट इज दैट इज द एंड जो हम बाद में भी पढ़ेंगे, बट राइट नाउ हमें ये बता दिया कि कितनी एज पे? 22 पे. तो आपको ये ध्यान में रखना है. क्लियर? ऑल राइट. Richard H. Ibride and his college roommate explained theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Next आपको क्या ध्यान में रखना है कि रिचर्ड एच इब्राइड और इनके जो एक स्कूलमेट थे या रूममेट थे उन्होंने क्या किया है, इस थ्योरी को पब्लिश करा था. किसके अंदर? इन एन आर्टिकल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. तो ये क्या है? ये नाम है जर्नल का और इस जर्नल में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल में इनका पूरा जो भी थ्योरी के बारे में डिस्कशन था वो पब्लिश हुआ था, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. क्यों? अभी हम पढ़ेंगे. तो क्या ध्यान में रखना है? कॉलेज रूममेट है, सॉरी स्कूलमेट नहीं, कॉलेज के जो रूममेट थे इनके वो रिचर्ड इब्राइट, दोनों ने ही इस थ्योरी पे काम किया था. And this was for the very first time that the important scientific journal, कौन सा journal? Proceedings of the National Academy of Science, published the work of college students. और college students के काम या articles जो हैं इस मैगजीन में ज़्यादा पब्लिश होते ही नहीं थे, कभी नहीं हुए थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम किसी कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल पब्लिश हुआ था. तो वो कौन थे? रिचर्ड इब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे. In sports, it means like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. और इसको एक कंपैरिजन के थ्रू बताया गया है कि जैसे बेसबॉल में क्या होता है? होम रन. होम रन का मतलब क्या होता है? अगर ये जो है बैटर वो जो भी रन्स हैं उनको विदाउट स्टॉपिंग, लाइक बेसबॉल में आपको मूव करना होता है, राइट? तो अगर आप बिना रुके सारे गोल्स कर लेते हो तो उसे कहते हैं होम रन इन द लैंग्वेज ऑफ स्पोर्ट्स. किस में? बेसबॉल में. और इसी तरीके से 15 की एज पे पहली बार खेलते
खेलते हुए, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना पहली बार ही खेले और सिर्फ 6 की 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए, तो उस तरीके का अगर सिनेरियो अगर हम कंपेयर करें तो वो है यहाँ पर, क्योंकि इस मैगजीन में कभी भी किसी कॉलेज स्टूडेंट का या किसी स्टूडेंट का आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ था। एंड रिचर्ड इब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट हैं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उनका आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश हुआ। क्लियर? तो क्या ध्यान में रखना है, एक तो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है किसका आर्टिकल, उनके बारे में, एंड ऑल्सो क्या नाम था उस जर्नल का, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। क्लियर? ऑलराइट। For Richard Ebrard, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. और ये रिचर्ड एब्राइड के लिए बाकी फील्ड्स या फिर साइंस की जो फील्ड है उसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। किसके लिए? रिचर्ड एब्राइड के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी मैगजीन में, जर्नल में उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था। All started with butterflies. Only child Ebrard grew up north of Reading, Pennsylvania. अब यहाँ से बिगिन होता है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो चाइल्डहुड डेज है। तो इनकी जो हॉबी थी वो क्या थी? बटरफ्लाइज कलेक्ट करना। तो कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज से उनकी ये पूरी जर्नी बिगिन होती है। ये इकलौते बेटे थे, वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, और ये कहाँ पैदा हुए थे? नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। There wasn't much he could do there. He certainly could not play football or baseball with a team of one. One thing could do, collect things. और क्योंकि इनके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, तो एक की कोई टीम होती नहीं, एक मेंबर की, तो इसीलिए ऐसे स्पोर्ट्स या आउटडोर एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकते थे। तो क्या करते थे ये करते थे कलेक्शन। ऐसा नहीं था देखो कि कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो कभी उन्होंने किसी में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उन्होंने वो चीज़ की जो वो कर सकते थे। लाइक बीइंग ओनली सिंगल पर्सन, वो जो है कलेक्शन को फॉलो करने लगे, एंड ही यूज्ड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज। Beginning in the kindergarten, Ebrard collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. तो जितना फोकस, जितना डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बाकी की चीज़ें अचीव की हैं, वैसे ही किंडरगार्टन से ही उन्होंने बिगिन कर दिया था क्या करना? बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना। Also collected rocks, fossils, coins, became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. और क्या करते थे ये रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करना पसंद था इनको। देन कभी कभी एक एस्ट्रोनॉमर की तरह काम करने लगते थे, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के बारे में इंटरेस्ट लेते थे। समटाइम्स ही यूज्ड टू स्टार गेज ऑल नाइट। तो इस तरीके की इनकी जो बचपन से ही एक्टिविटीज रही हैं, सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक रिलेटेड रही हैं, दिस इज हाउ उनकी जर्नी बिगिन होती है। क्लियर? ऑल राइट। From the first, had a driving curiosity along with a bright mind. A mother who encouraged his interest in learning, took him on trips, bought him telescopes and other equipments. अब क्या होता है ना, हमेशा से ही उनमें ये क्वालिटी थी कि he had that curiosity with bright mind. एक तो इंटरेस्ट भी था, ऊपर से इंटेलिजेंट भी थे, तो दोनों ही मिक्सचर जो है, दोनों चीज़ों का मिक्सचर, उसकी वजह से जो एक डिश तैयार हुई वो क्या है? रिचर्ड एब्राइड, यानी इतने बड़े साइंटिस्ट। और उनके पास एक और चीज़ थी, वो क्या थी? उनकी एक सपोर्टिंग मदर। उनकी मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको ध्यान में भी रखना है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। डिस्क्राइब और इल्यूसिडेट द रोल ऑफ मदर ऑफ रिचर्ड एब्राइड दैट शी प्लेड इन हिज लाइफ। क्लियर? तो वो क्या करती थी? वो हमेशा उनके इंटरेस्ट को एनकरेज करती थी, उनको डिफरेंट ट्रिप्स पे लेके जाती थी ताकि वो नई चीज़ें सीखें। उनको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स और बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितनी भी नेसेसिटीज़ होती हैं, वो लेके देती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज। और बहुत से तरीके थे जिससे वो अपने बेटे को सपोर्ट करती थी। वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। आफ्टर दैट वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, एट नाइट डिड थिंग्स टुगेदर। तो उनकी मदर बताती हैं कि एक ही कंपेनियन था उनका, किसका? रिचर्ड एब्राइड का, और उनकी मदर के लिए रिचर्ड एब्राइड। तो एक दूसरे के सिर्फ एक ही फ्रेंड्स थे ये दोनों। उसके बाद जब वो स्कूल जब स्टार्ट किया उन्होंने जाना, तब उनके फ्रेंड्स बने। और क्या करती थी इनकी मदर? उनके फ्रेंड्स को घर पे बुलाती थी ताकि ये थोड़ा सोशलाइज भी करें। बट जब रात होती थी, इन द डे नाइट टाइम, ये हमेशा एक साथ बैठकर सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे जिससे रिचर्ड एब्राइड का और इंटरेस्ट डेवलप हो और ज़्यादा उनका नॉलेज बढ़े। क्लियर? ऑल राइट। Richie, her mother's whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. If he did not have things to do, she found work for him, not physical but learning things. अब उनकी मदर जो है उनको प्यार से क्या बोलती थी? रिचर्ड को। तो वो बोलती हैं कि जब से उनके हस्बैंड या फिर रिचर्ड के फादर की डेथ हुई थी, कब? जब वो 3rd ग्रेड में थे। तो यहाँ पे आपको बहुत सी ग्रेड्स बताएंगे, जूनियर सेक्शन, सीनियर ईयर एंड ऑल, तो ध्यान में रखना है। क्लियर? सो जब ये 3rd ग्रेड में थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो इनकी मदर की सिर्फ एक लौते एक फ्रेंड या फिर एक होप होता है ना, या फिर बोल सकते हैं पूरी लाइफ जो है इनकी मदर की, वो कौन थे? रिचर्ड एब्राइड। एंड देन वो उनके पास कभी अगर कुछ करने के लिए नहीं होता था रिचर्ड एब्राइड के लिए, तो उनकी मदर जो है खुद उनके लिए डिफरेंट काम लेके आती थी। फिजिकल काम नहीं कि जैसे घर का काम कराना है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उनका इंटरेस्ट जो है लर्निंग में डेवलप हो, वो नई चीज़ें सीखें। एंड दैट इज हाउ वो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाती थी किसको? रिचर्ड को।
He liked it, wanted to learn and learn he did. Earned top grades in school, everyday things was just like every other kid. तो वो जो है क्यूरियस भी थे, उनको पसंद भी था ये सब कुछ चीज़ें सीखना, और उनमें एक बहुत अच्छी बात थी दैट ही वांटेड टू लर्न एंड ही डिड लर्न इट. तो उनको चाहते भी थे वो सही चीज़ें सीखना, बहुत सारी इंटरेस्ट भी था उनको, क्यूरियोसिटी भी थी, एंड ही फॉलोड दैट. इट वॉज नॉट लाइक ही वेस्टेड हिज इंटरेस्ट और ही वॉज जस्ट क्यूरियस बट डिड नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द लाइफ, ऐसा कभी नहीं हुआ. तो ही ऑलवेज यूज टू फॉलो दैट क्यूरियोसिटी. Second grade, Ebride collected all 25 species of butterflies found around his hometown. तो वो जो है अपने स्कूल में अच्छे ग्रेड्स भी लाते थे. और जैसे एक चीज़ क्या बताइए, थर्ड ग्रेड में उनके फादर की डेथ हो गई थी. सेकंड ग्रेड में वो क्या कर रहे थे, सेकंड ग्रेड में इन्होंने सारी 25 स्पीशीज जो उनके टाउन के आसपास मिलती थी वो सब वो कलेक्ट कर चुके थे. किस ग्रेड में, सिर्फ सेकंड ग्रेड में. तो उनकी क्यूरियोसिटी, डिटर्मिनेशन, फोकस का जो लेवल है वो हम यहीं से जज कर सकते हैं. क्लियर? ऑल राइट. Probably would have been the end of the butterfly collecting. Then his mother got him a children's book called The Travels of Monarch 10. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आपको जो ध्यान में रखना है वो इस बुक का. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली वो सारी 25 स्पीशीज कलेक्ट कर चुके हैं, सभी कुछ हो चुका है, तो क्या ही बचता है, राइट. तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए ये कलेक्शन का एंड था, कि अब मैं रोकने वाला था कलेक्शन करना, बट मेरी मॉम ने क्या किया, मेरी मॉम मेरे लिए एक बुक लेकर आई जिसका नाम क्या था, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10. And told how monarch butterflies migrate to Central America. अब दो स्पीशीज होती बटरफ्लाइज की, मोनार्क एंड वाइसरॉय, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे भी. तो इस बुक में मेंशन क्या था, इस बुक में बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो कैसे माइग्रेट करते हैं टू सेंट्रल अमेरिका. एंड इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. बुक का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इस बुक ने एक डोर ओपन कर दिया था, एक वे बता दिया था इनको, इस यंग कलेक्टर को. किसका डोर, द वर्ल्ड ऑफ साइंस का डोर ओपन कर दिया था. At the end book, readers were invited to help study butterfly migrations. और इस बुक के एंड में एक एक्टिविटी दी थी कि जितने भी रीडर्स हैं उनको ये माइग्रेशन स्टडी करने की एक एक्टिविटी दी गई है, तो आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो. Asked attack butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आपको इनका ध्यान में रखना है, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहात. अभी ये क्या है, इन्होंने ही उस बुक के एंड में एक एक्टिविटी मेंशन की थी कि जितने भी रीडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू स्टडी हाउ द माइग्रेशंस ऑफ द बटरफ्लाई और द मोनार्क बटरफ्लाइज टेक्स प्लेस. तो वो चीज़ जो है इसमें करना क्या था, उन्हें बटरफ्लाइज को टैग करना था, ये एक्टिविटी है. और ये किसको बिलोंग करते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा को. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ऑब्वियसली इसमें बहुत से डेटा हैं जो आपको ध्यान में रखना है, बट इट्स ओके, 4-5 बार पढ़ोगे तो सब चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी. क्लियर? तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इनका, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहात का. और कैसे है वो अभी हम पढ़ेंगे लेटर इन द स्टोरी. क्लियर? ऑल राइट. Ebride's mother wrote to Dr. Urquhart. Ebride was attaching light adhesive tags to the wings of the monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब एक्टिविटी क्या थी, तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो इनकी जो मदर है ब्राइड की, वो लेटर लिख देती है कि ठीक है मेरा बेटा भी पार्टिसिपेट करना चाहता है. करना क्या था इनको सारी बटरफ्लाइज जो भी इनको मिलती हैं उन पर टैग लगाना था, एक अडहेसिव यानी चिपकने वाला स्टिकी सा टैग लगाना है, ताकि उसमें मेंशन हो कि हाँ भाई यहाँ से है. ब्राइड कुछ ऐसा लिखते होंगे, नंबर लिखते होंगे, जैसे पता चल जाए कि ये बटरफ्लाई उनकी है. और इस तरीके से फिर क्या होगा, जो भी बाकी की बटरफ्लाइज माइग्रेट करके उनके यहाँ आएंगी या फिर इनकी बटरफ्लाइज कहीं और माइग्रेट करके जाएंगी, तो वो उन लोग को कलेक्ट करके लिखना है किसको, डॉक्टर उर्कहात को. तो इससे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ माइग्रेशन होता है किसका, मोनार्क बटरफ्लाइज का. बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर. पता है ना ये कहाँ रहते हैं, रीडिंग पेंसिल्वेनिया में. तो वहां पर जो बटरफ्लाई का कलेक्टिंग सीजन होता है, यानी कि जब प्रॉपर टाइम होता है, बटरफ्लाइज का नंबर ज्यादा होता है, आप कलेक्ट कर सकते हो, वो क्या होता है, सिर्फ 6 वीक्स के लिए होता है इन लेट समर. चेज देम वन बाय वन, वोंट कैच वेरी मेनी. तो वो बोलते हैं कि अगर एक एक करके बटरफ्लाई को पकड़ेंगे जाकर तो बिल्कुल भी ज्यादा बटरफ्लाइज का कलेक्शन नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइड वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. तो क्या करें कि ज्यादा बटरफ्लाइज हो, कि खुद ही हम क्या करें, कल्टिवेट करें, रेस करें बटरफ्लाइज को. तो वो ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को रेस करना स्टार्ट करते हैं. Would catch a female monarch, take her eggs, raise them in his basement through their life cycle. और वो क्या करते थे, एक मोनार्क फीमेल बटरफ्लाई को कलेक्ट करते थे, उसके एग्स को लेते थे और उसको रेस करते थे, पूरी लाइफ साइकिल जो है फॉलो करते थे. अब लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस है वो आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज एज एन एमसीक्यू एक प्रॉपर ऑर्डर आ सकता है. और वो क्या है, ऑब्वियसली पहले एग, देन कैटरपिलर, देन प्यूपा, देन बटरफ्लाई. तो पहले क्या होता है, एग्स होते हैं वो कैटरपिलर में चेंज होते हैं, कैटरपिलर फीड्स ऑन डिफरेंट लीव्स, उसके बाद वो एक प्यूपा में चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, बटरफ्लाई, दैट इज द लास्ट स्टेज. तो इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल फॉलो करते हुए वो रेस करते थे बटरफ्लाइज को. क्लियर? ऑल राइट. Would tag the butterflies' wings, let them go. Several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. यही करते थे, जैसे ही कोई बटरफ्लाई बड़ी होती थी उसके विंग पे टैग लगाते थे, उसको उड़ने देते थे. और इस तरीके से बहुत सालों तक उनका जो बेसमेंट एरिया है वो क्या था, एक होम था टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाइज.
Eventually began to lose interest in tagging butterflies, tedious, not much feedback. But धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगा इसमें. क्यों? उसके दो रीजंस थे. नंबर वन, ये बहुत ज़्यादा टीडियस, बहुत ज़्यादा ऐसा टास्क था जिसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते थे वो इस चीज़ में. ऑल्सो इतना अच्छा फीडबैक उनको नहीं मिल रहा था, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे. In all the time he did it, only 2 butterflies he had tagged were recaptured. They were not more than 75 miles from where he lived. और फीडबैक का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब से ये टैगिंग का काम कर रहे थे और जितनी बटरफ्लाइज इन्होंने छोड़ी थी या कलेक्ट की थी उसमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज थी जो रिकैप्चर हुई कहीं पर. और ये जो है उनसे सिर्फ जो उनकी जगह है जहाँ ये रहते थे वहाँ से सिर्फ 75 माइल्स की डिस्टेंस पे थी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है. तो अच्छा ना तो फीडबैक मिल रहा था, ना ही रिजल्ट्स मिल रहे थे और ना ही ये अच्छा इंटरेस्टिंग था उनके लिए. क्यों? बिकॉज इट वॉज वेरी टीडियस. क्लियर? तो वो इंटरेस्ट जो है लूज करते जा रहे थे इस कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज में. 7th grade got a hint what real science is, entered a county science fair and lost. अब फाइनली किसकी बात हो रही है? 7th grade की. 3rd grade में lost his father, 2nd grade में collected 25 species of butterflies. अब 7th grade में क्या होता है? इनको फाइनली पता चलता है कि रियल साइंस क्या है. कैसे पता चलता है? वो पार्टिसिपेट करते हैं काउंटी यानी रीजनल साइंस फेयर में और वहां पर वो हार जाते हैं. Sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. और उनको बहुत दुखी महसूस होता है, बहुत बुरा लगता है कि सारे लोग जितने भी आए थे, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, everybody won something or the other, बट ये जो है कुछ भी जीत नहीं पाते हैं. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. और क्या किया था इन्होंने? फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स ले गए थे बनी बनाई और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर वो शो कर रहे थे. Realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. फिर उनको समझ आया बाकी लोग क्यों जीते थे, क्योंकि वो लोग कुछ रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ डिफरेंट करके आए थे. और इन्होंने क्या किया था? एक प्रिपेयर्ड बस डिस्प्ले दिखा दिया था स्लाइड का. दैट इज नॉट समथिंग व्हाट इज साइंस. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइड वाज अपीयरिंग. और अब फाइनली जो कॉम्पिटिशन की फीलिंग होती है ना अंदर से, वो अब बिगिन हो रही थी किसके अंदर? रिचर्ड इब्राइड के. ही न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर ही वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. और अब उन्हें समझ आता है अगले साल की फेयर के लिए उनको एक रियल एक्सपेरिमेंट पे काम करना पड़ेगा. दिस इज हाउ साइंस क्या होती है वो उनको समझ आता है. क्लियर? ऑल राइट. Subject he knew the most was the insect work he had been doing in the past several years. Wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. अब ये सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट के बारे में जानते थे वो क्या था? कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, राइट? स्पेसिफिकली बटरफ्लाइज. तो इन्होंने क्या किया? डॉक्टर उर्खात को लेटर लिखा कि मुझे जो है बहुत सारे आइडियाज चाहिए टू वर्क ऑन रियल एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने बहुत सारे आइडियाज भेजे भी. तो इससे प्रूव होता है कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था डॉक्टर उर्खात का किसकी लाइफ में? इब्राइड की लाइफ में. Kept Ibrahim busy all through his high school and led to prize projects in county and international science fairs. और ये जो है पूरे स्कूल के टाइम पे बिजी रहे इनमें, जो भी उन्होंने भेजे थे एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट, और फिर ये धीरे धीरे जो है प्राइज भी जीतते हैं, भले वो काउंटी साइंस फेयर हो या फिर वो इंटरनेशनल साइंस फेयर हो. Ibrahim's in 8th grade project tried to find the cause of a viral disease. अब यहाँ से आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चल रहा है. तो अभी तक हम 3 ग्रेड के बारे में पढ़ चुके हैं, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 7th ग्रेड. अब पढ़ रहे हो 8th ग्रेड के बारे में, जो कि क्या था? नेक्स्ट ईयर ऑफ दैट काउंटी साइंस फेयर. तो क्या करते हैं वो नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में? वो कॉज पता करते हैं, रीजन पता करते हैं ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. हर कुछ साल में मोनार्क बटरफ्लाइज के जो कैटरपिलर्स होते हैं, जो कि एक स्टेज है, तो वो स्टेज जो है बहुत जल्दी मार दी जाती है. इट इज किल्ड बिकॉज ऑफ अ डिसीज. और वो डिसीज का रीजन क्या है? वो एक्सपेरिमेंट था किसका? रिचर्ड का. Thought the disease might be carried by a beetle, tried raising caterpillars in the presence of beetles. और उनको क्या लगा कि मे बी बीटल्स एक इंसेक्ट होता है, उसकी वजह से ये डिसीज हो रही है. बट और वो क्या करते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए, वो ये कैटरपिलर्स को बीटल्स के प्रेजेंस में रेज करते हैं, उनको ग्रो करने देते हैं. इसके बाद इनको क्या रिजल्ट मिलता है? लेट्स रीड अबाउट इट. Did not get any results. उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है. But went ahead and showed that he had tried the experiment. This time he won. ऐसा नहीं था कि अभी उन्होंने रिजल्ट नहीं देखे तो घर पे बैठ गए ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया. नहीं, उन्होंने शो किया वहाँ पे कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और ये मेरे रिजल्ट्स नहीं आए बट परफॉर्म तो किया. और वो जब उन्होंने दिखाया, ऑब्वियसली बिकॉज इट वॉज अ गुड एक्सपेरिमेंट, गुड स्टेप, तो वो जो है प्राइज जीतते हैं. Next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. तो 8th ग्रेड में पहले उन्होंने क्या किया था? 7th ग्रेड में टिश्यूज की स्लाइड दिखा दी थी, फ्रॉग टिश्यूज की. फिर 8th ग्रेड में उनका प्रोजेक्ट क्या था? रीजन क्या है कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो है उनके कैटरपिलर्स एक डिसीज से जो मर जाते हैं हर कुछ सालों में, उसका रीजन क्या है. देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट का जो उनका आइडिया था वो क्या था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं और वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं, उनमें से वाइसरॉय जो है मोनार्क को कॉपी करती है. तो इस पे वो टेस्ट कर रहे थे कि क्या सच में वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी करती है मोनार्क को. सो दिस वाज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. Theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब ऐसा होता है, मोनार्क बटरफ्लाइज जो है उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है तो बर्ड्स उनको खाती नहीं है.
और वायसरॉय जो है वो खुद भी बचने के लिए बर्ड से, कि वो मर ना जाए, वो शिकार ना हो जाए, इसकी वजह से वो क्या करती है, वायसरॉय को, मोनार्क को कॉपी करती है। वायसरॉयज टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वायसरॉयज का टेस्ट अच्छा होता है तो बर्ड्स उनको स्पेसिफिकली खाएंगी, तो इसीलिए वो मोनार्क को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। तो जितना मोनार्क की तरह दिखेंगे बर्ड्स को पता तो चलेगा नहीं ये वायसरॉय बटरफ्लाई है, तो वो उनको नहीं खाएंगी। तो इस तरीके की ये थ्योरी है और इसको प्रूव करने का क्या था इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट का आइडिया। क्लियर? ऑल राइट। Ebrard's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. Found that a starling would not eat ordinary bird food, but eat all the monarch it could get. तो वो इस तरीके से टेस्ट करते हैं कि क्या वाइसरॉय को या मोनार्क को सारी बर्ड्स खाती नहीं है क्या। तो उनको क्या पता चला कि जो स्टार्लिंग बर्ड होती है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती है और कुछ नहीं खाती। तो इससे फिर उनको समझ आता है कि ऐसा नहीं है कि वो सारी ही बर्ड्स जो हैं वो मोनार्क्स को नहीं खाती। देन इब्राइड बोलते हैं कि बाद में जब इन्होंने ये थ्योरी करी थी, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बहुत टाइम बाद क्या प्रूफ हुआ है। इब्राइड सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। बट फाइनली बाद में जो है बहुत से अलग साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि हाँ वाइसरॉयज जो है वो कॉपी करती है किसको, मोनार्क को। बट इब्राइड को इस पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। इनफैक्ट उनको क्या रिजल्ट मिला था कि स्टार्लिंग तो खाती है मोनार्क बटरफ्लाइज को। प्रोजेक्ट फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट था उसको ओवरऑल क्या मिला था, फर्स्ट प्राइज जूलॉजी डिवीजन में। बट पूरे काउंटी साइंस फेयर में सारी फील्ड्स को अगर मिला लें तो उसमें उनको क्या मिला था, थर्ड प्राइज, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो पहले हार गए थे बट धीरे धीरे उनको फिर जीत जाते हैं प्रूव करके कि मैंने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट तो इनको फर्स्ट प्राइज मिलता है जूलॉजी डिवीजन में और थर्ड प्राइज पूरे से पूरे साइंस फेयर में। Second year in high school began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone indirectly led to this new theory on the life of cells. अब क्या होता है जब इनका सेकेंड ईयर है हाई स्कूल का, तब ये क्या कर लेते हैं, तब ये एक डिस्कवरी करते हैं ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और दिस डिस्कवरी ऑफ द हार्मोन इनडायरेक्टली लेड, यानी इनका रियल मोटिव नहीं था बट इनडायरेक्टली क्या होता है, इन्होंने न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स को भी डिस्कवर कर लिया था। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? तो क्या प्रोजेक्ट था सेकेंड ईयर का, हाई स्कूल में जब इनका सेकेंड ईयर था तो उनका एक ही क्वेश्चन था, एक ही चीज को ये प्रूव कर रहे थे कि जो टाइनी 12 गोल्ड स्पॉट्स बने होते हैं उनका क्या काम है। किस पे बने हैं वो, मोनार्क के प्यूपा पे। तो हर जगह आपको ध्यान में रखना है कहाँ कैटरपिलर की बात हुई है, कहाँ प्यूपा की बात हुई है। तो प्यूपा पे जो बिल्कुल ये टाइनी टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उसका रीजन क्या है, कितने होते हैं, 12। Everyone assumed spots were just ornamental. डॉक्टर उर्काट did not believe it. और सबको मानना था कि मे बी ये डेकोरेटिव है, ऑर्नामेंटल है, बट डॉक्टर उर्काट का कहना था कि नहीं, रीजन कुछ और है। और इसीलिए इब्राइड जो है इस पे काम भी करने लगते हैं। To find the answer, Ebrard and another excellent science student first built a device. Showed spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब क्या होता है, ये और इनके एक बहुत ही दूसरे जो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट रहे हैं, जो इनके दोस्त थे, दोनों मिलके पहले तो एक डिवाइस बनाते हैं और फिर उससे पूरा एक्सपेरिमेंट करके ये पता करते हैं कि ये स्पॉट्स जो हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई। Project won Ebrard first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. जिसके पहले जो था कॉपी वाला उसमें क्या था, इनको फर्स्ट प्राइज जूलॉजी में मिला था, ओवरऑल क्या मिला था, थर्ड प्राइज काउंटी साइंस फेयर में। नेक्स्ट ये जो इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी थी इसमें ओवरऑल इनको फर्स्ट प्राइज मिला और एंट्री भी मिल गई किसमें, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, और वहां पर ये थर्ड प्राइज जीते थे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट और थर्ड दोनों ध्यान में रखने हैं। बस पिछले वाले में ये फर्स्ट आए थे जूलॉजी डिवीजन में, यहाँ पर ये फर्स्ट आए थे पूरे काउंटी साइंस फेयर में, और वहां थर्ड आए थे पूरे काउंटी साइंस फेयर में, और यहाँ पर ये फर्स्ट आए किसमें, पूरे इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। क्लियर? So got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. और फिर इनको एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये जो डिपार्टमेंट है एंटोमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स का, कहाँ पर, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में, वहां पर इनको काम करने का मौका मिलता है। क्लियर? ऑल राइट। Then high school junior Richard Ebrard continued his advanced experiments on the monarch pupa. और अब ये क्या है, अब है ये हाई स्कूल के जूनियर और ये अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं किस पे, ऑन द मोनार्क प्यूपा, यानी वो जो 12 गोल्ड स्पॉट्स वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. तो अभी थर्ड थे पूरे इंटरनेशनल फेयर में, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये फर्स्ट आते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर ध्यान से आप लिखोगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये फर्स्ट आते हैं इंटरनेशनल साइंस फेयर में और फिर इनको एक और चांस मिलता है कि वहां पर वापस से काम कर सके, कहाँ, आर्मी लेबोरेटरी में ड्यूरिंग समर्स।
सीनियर ईयर में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर। अब सीनियर ईयर में क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये जो सेल्स होती हैं किसकी, मोनार्क की विंग की, उसको वो ग्रू करते हैं, ग्रो करते हैं किसमें, in a culture showed cells would divide, develop into normal butterfly wing scales, affect the hormone from the gold spots। तो अब ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं होने देते बल्कि खुद रेस कर रहे हैं कल्चर में ताकि ये देख सके धीरे धीरे ग्रोथ। तो उधर से वो प्रूफ करते हैं कि ये जो नॉर्मल ग्रोथ है वो तभी पॉसिबल है जब वो हार्मोन जो है इनको बटरफ्लाई को या फिर प्यूपा को दिया जाए, तब जाके ये प्रॉपर फुल डेवलप बटरफ्लाई में चेंज होगा। क्लियर? ऑल राइट। That project won first place for zoology at the international fair। अब international fair में first तो आ ही रहे थे, but zoology में भी अब ये first आए। Spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture। तो अभी जो army laboratory थी वो तो है ही, इसके अलावा ये जो US Department of Agriculture है उसकी laboratory में भी इन्होंने क्या किया, अपना आगे का टाइम स्पेंड किया, यानी समर्स के बाद ही अपने एक्सपेरिमेंट वहां पर कंटिन्यू कर रहे थे। Following summer after freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। Finally क्या होता है, अब जब summers, following summer यानी जो next summer होते हैं उसमें after freshman year at Harvard University, यानी Harvard University पे इनका जो starting year था उसके बाद ये क्या करते हैं, he went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work। तो ये वापस से वहाँ laboratory में जाते हैं और ज़्यादा experiments करते हैं इस पे on the hormone from the gold spots। तो ऐसा नहीं था हार्मोन की डिस्कवरी हो गई तो उसको वहीं छोड़ दिया, नहीं, उस पर वो और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। Using laboratory's sophisticated instruments was able to identify the hormones केमिकल स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट वो क्या इन्वेंशन कर पाते हैं कि वहाँ पर क्योंकि बहुत सोफेस्टिकेटेड, वेरी डेवलप्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे या जो कुछ भी ज़रूरी होता है इन द लेबोरेटरी वो सब मौजूद थे, तो उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, वो केमिकल स्ट्रक्चर पता लगा लेते हैं इस हार्मोन का, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो उनको फाइनली पता चल जाता है कि ये हार्मोन जो है वो किन किन एलिमेंट्स का बना हुआ है। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life। और फिर 1.5 साल बाद, यानी ये केमिकल स्ट्रक्चर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद year and a half later, that is 1.5 साल बाद, ये क्या कर पाते हैं, he got the idea for the new theory। अब इनको एक आइडिया आता है कि जो ये न्यू थ्योरी है सेल लाइफ की, ये सेल्स क्या करते हैं उसके बारे में उनको दिमाग में आइडिया आता है। And he came by looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone। और ये कैसे होता है, जैसे बोला ना कि इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी जो इनडायरेक्टली सेल थ्योरी को लीड करी थी, कैसे, क्योंकि जब ये एक्सरे देख रहे थे इस केमिकल स्ट्रक्चर का तभी इनको दिमाग में आता है कि जो सेल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। सो सेल थ्योरी बहुत डिफिकल्ट थी उस टाइम पे पता लगाना, बट इनडायरेक्टली ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द सेल थ्योरी। क्लियर? ऑल राइट। Saw those photos, Ebright did not shout Eureka or even I have got it। और जैसे ही वो फोटोज देखते हैं तो कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो वो क्या करेगा, वो हुर्रे, यूरेका, यूरेका क्या मतलब होता है, हैप्पीनेस को शो करने का एक्सक्लेमेशन, देन आई हैव गॉट इट, इस तरीके की चीजें बोलेगा इंसान। बट इब्राइट जो है बहुत शांत थे, वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे, ही वाज नॉर्मल, ही डिड नॉट अटर अ वर्ड ऑफ दीज सेंस। Believed along with his findings about insect hormones, photos gave him the answer to one of the biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA। अब फाइनली क्या होता है, ये केमिकल स्ट्रक्चर तो पता लगा ही लेते हैं, बट ये जो एक्सरे है वो उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देता है, विच वॉज अ वेरी बिग पजल, बायोलॉजी पजल। और वो क्या था कि कैसे सेल्स जो होते हैं वो डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ लेते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन। जैसे अगर आपको कोई मैप चाहिए होता है, ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है किसी चीज़ का, तो हम बोलते हैं वो ब्लूप्रिंट है। वैसे ही डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है वो कैसे पढ़ लेते हैं सेल्स, वो चीज़ के बारे में किसको पता चलता है, इब्राइट को पता चलता है इन दिस थ्योरी। क्लियर? ऑल राइट। देन एज वी नो अबाउट द डीएनए, राइट, अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इस थ्योरी में किसके बारे में, कि सेल्स कैसे पढ़ते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या है वो भी हमको बताया गया है, लेट्स रीड अबाउट इट। सो डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। तो हमें पता है सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, हर कोई पढ़ चुका है, 10th में तो हम इतना साइंस पढ़ ही चुके हैं। तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है आपको, डीएनए, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, यानी जो पेरेंटल कैरेक्टर्स पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डीएनए and determines the form and function of the cell, that is blueprint for life। और डीएनए जो है वो फॉर्म और फंक्शन, जो सेल का स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है, दोनों को ही डिटरमिन करता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये क्या है, डीएनए ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ।
Ebride James R. Wong, his college roommate, worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. तो इनको ये जो चीज़ थी ना कि थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी, उस पर काम करना था. तो क्या करते हैं ये और इनके जो कॉलेज रूममेट है जिसका क्या नाम है, जेम्स आर वोंग, जिसके बारे में हमने बिगिनिंग में पढ़ा था ना कि इनके रूममेट और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि पब्लिश हुई थी इन द मैगजीन या इन द जर्नल. तो वही रूममेट का नाम क्या है, जेम्स आर वोंग. तो ध्यान में रखना है. तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पूरी रात भर सारे मॉडल्स बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, प्लास्टिक मॉडल्स बना के देखते हैं कि किस तरीके से ये थ्योरी जो है वो काम करती है. एंड टुगेदर लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. और फाइनली जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था ना, उसको इन दोनों ने एक साथ मिलकर वो पेपर लिखा, वो थ्योरी लिखी कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है. क्लियर? Surprising no one who knew him, Richard Ebride graduated from Harvard with highest honors, second in the class of 1510. अब क्या होता है, वहां पर जो भी लोग नहीं जानते थे रिचर्ड को कि वो इतना इंटेलिजेंट है, वो सब सरप्राइज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये हार्वर्ड से ग्रेजुएट होते हैं विद हाईएस्ट ऑनर्स एंड सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. तो 1510 स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ थी उसमें सेकेंड आए थे कौन, इब्राइड. अपार्ट ही वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स, यानी कि डिस्पाइट परफॉर्मिंग सो मेनी थिंग्स, इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, फिर भी अपने कॉलेज में क्या लाते हैं, सेकेंड ग्रेड लाते हैं. दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. इब्राइड बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. और फिर वो क्या करते हैं, वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए. कहाँ पर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी. और इनकी थ्योरी जो पब्लिश हो गई थी, अब उस पर एक्सपेरिमेंट करने थे इनको कि देखें भाई कि क्या और कुछ पता चल सकता है या फिर ये सच में काम करती है कि नहीं. इफ थ्योरी प्रूव्स करेक्ट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. और उनका ये कहना था कि अगर ये थ्योरी सही प्रूफ हो जाती है तो फिर इसके बाद ये जो लाइफ का प्रोसेस है, किस तरीके से कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, एवरीथिंग, वो सब चीज के आंसर्स मिल जाएंगे इफ द theory proves correct. Might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. And because अगर डीएनए के बारे में, सेल के बारे में पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा, जो बहुत डेंजरस डिसीजेस हैं, कैंसर या फिर और भी जो ड्रेडफुल डिसीजेस होती हैं, उन सब का भी एक ट्रीटमेंट, एक क्योर मिल सकता है, उनके भी आंसर्स मिल सकते हैं अगर ये थ्योरी प्रूव हो जाती है. क्लियर? Possible because of Ebride's scientific curiosity, his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to this theory about cell life. अब theory of cell life directly तो आनी गई उनके हाथों में. उनकी जो curiosity थी, जो साइंस से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट था और जो वो जानना चाहते थे, उस पे बेस्ड उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे गोल्ड स्पॉट्स के बारे में एक्सपेरिमेंट किए एंड ऑल, उसकी वजह से ही इनको ये सेल थ्योरी का आंसर मिलता है. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. रिचर्ड एब्राइड इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टेड बटरफ्लाइज. और जब से इन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट ही किया था किंडरगार्टन से, तब से ही इनका जो ये साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है या फिर जो इंटरेस्ट है वो तब से डेवलप हुआ था. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज इन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. और जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है सिर्फ साइंस ही पढ़ता होगा या सिर्फ वही चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, बट ऐसा नहीं था. वो इन चीज़ों में तो थे ही, बाकी भी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते थे. Ebride became champion debater, public speaker, a good canoeist, all-round outdoor person, expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. तो वो जो है हर एक चीज़ में परफेक्ट थे. Everything he did, he gave his best. और इस तरीके से प्रूफ क्या होता है भाई कि देखो वो एक डिबेटर भी थे, बट कैसे, चैंपियन डिबेटर, यानी कि वो हमेशा फर्स्ट आते थे. देन वो एक पब्लिक स्पीकर थे. देन उसके बाद वो बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे. कैनोइस्ट क्या होता है, एक बोर्ड होती है कैनोए, उसको बहुत अच्छे से वो चला पाते थे. ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन थे, यानी कि जितनी भी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं या जो भी ऐसे आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो ऑल राउंड थे, यानी कि उनको सब कुछ बहुत अच्छे से आता था. एक्सपर्ट फोटोग्राफर, इवन जो साइंटिफिक एग्जिबिट्स या फिर नेचर से रिलेटेड फोटोग्राफी होती है उसमें भी वो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे. High school Richard Ebride was a student because learning was easy. Turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nation क्लब्स. तो वो जो है एक स्टूडेंट थे हाई स्कूल में, बट उनको मानना था उनका कि लर्निंग ईजी होती है, यानी पढ़ाई करना ईजी होता है. तो इसीलिए वो अपनी जो एनर्जी है वो बाकी भी एक्टिविटीज़ में इनकॉर्पोरेट करते थे, इंस्टिल करते थे. और वो क्या था कि डिबेट्स और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में वो अपना पूरा टाइम देते थे. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या रिचर्ड एब्राइड एक वेल राउंडेड या ऑल राउंडर थे, तो डेफिनेटली येस. और आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, टेलिंग और elaborating all the activities that he participated in, and he was the best at whatever he did. Found someone to admire, Richard A. Wieherer, social studies teacher, advisor to both clubs. Next नाम जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, रिचर्ड ए वीहरर का, जो कि कौन थे, इनके सोशल स्टडीज के टीचर थे और एक रोल मॉडल थे जिनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, फॉलो करते थे. कौन, रिचर्ड एब्राइड. एंड ही वॉज द एडवाइजर टू बोथ द क्लब्स, यानी डिबेटर और जो भी अभी नेशनल क्लब की बात की गई थी, दोनों ही क्लब्स के एडवाइजर कौन थे, वीहरर.
So Mr. Vieira, perfect person for him then, opened his mind to new ideas. Richard would always give that extra effort, Mr. Vieira said. तो रिचर्ड इब्राइट का मानना था कि ये जो पर्सन थे वो एक परफेक्ट पर्सन थे उनकी लाइफ में, क्योंकि उनके लिए नए आइडियाज का जो डोर है वो ओपन कौन करते थे? मिस्टर वियरर। और मिस्टर वियरर का भी यही कहना था कि रिचर्ड जो है हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते थे, हमेशा ऐसा नहीं होता था कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया और फिर लग रहा है यार समझ नहीं आ रहा है डन, नहीं, वो जो भी चीज करते थे उसमें जितना ज्यादा अपना एफर्ट डाल सकते हैं उतने ज्यादा एफर्ट्स वो लगाते थे। What pleased me was, here was this person who put in 3-4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो मिस्टर वियरर बोलते हैं कि वो क्यों खुश थे या वो क्यों इम्प्रेस थे रिचर्ड से, क्योंकि वो अपना ये जो रिसर्च का काम है, बटरफ्लाइज का काम है, वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो रात को 3 से 4 घंटे डिबेट में भी लगाते थे, यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में। चाहते थे वो क्या सोचते कि भाई अभी कलेक्शन पे ध्यान दे देता हूँ, वो मेरा मेन काम है, बाकी ये जो डिबेट है वो कभी टाइम पास के लिए कर लूंगा, राइट। बट वो ऐसा नहीं थे, वो जो कुछ भी करते थे उसमें 100% एफर्ट्स लगाते थे। इवन रात को वो 3 से 4 घंटे डेली काम करते थे, किस पे? डिबेटिंग के काम पे। And with butterflies and other interests, Richard was competitive, but not in a bad sense, Mr. Vieira. तो मिस्टर वियरर ने ये सारी चीजें बोली हैं, वो क्या बोलते हैं कि रिचर्ड इब्राइट में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, वो ऐसे पर्सन थे जिनको हर एक चीज में कॉम्पिटिशन दिखता था, बट गलत सेंस में नहीं। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? Because later he says, he explained, Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. तो वो कॉम्पिटिटिव थे बट गलत सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में नहीं। कैसे प्रूव करते हैं वियरा? तो मिस्टर वियरा बोलते हैं क्योंकि रिचर्ड जो है वो हमेशा जीतना चाहता था, बट इसीलिए नहीं कि उसको सिर्फ जीतना है या फिर उसको प्राइज चाहिए, बल्कि वो इसीलिए जीतने चाहते थे बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। क्योंकि उनको जीतने की जो स्पिरिट थी वो इसलिए थी कि मैं जो भी करूं बेस्ट करूं, बस। उनको ये नहीं था मुझे फर्स्ट प्राइज मिले, सबको हरा दूं या फिर मुझे ही जीतना है। ये नेगेटिव तरीके से वो विनिंग की स्पिरिट को नहीं लेते थे, बल्कि हाउ ही यूज्ड टू थिंक अबाउट विनिंग, ये था उनके दिमाग में कि मुझे जो कुछ भी करना है उसमें अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। For the right reasons, he wants to be the best, one of the ingredients in the making of a scientist. और वो हमेशा हर एक right reason के लिए ही best होना चाहते थे, यानी कि हमेशा उनके पास एक positive reason होता था कि वो अपना best काम करें। और इसी वजह से वो बोलते हैं कि जो scientist बनने में, जो making of a scientist की बात हुई है ना, एक scientist के बनने में एक one of the major ingredient जो है वो ये भी है that you should have that spirit of winning for the right reasons. Clear? Then start with the first rate mind. अब क्या होता है, 3 इंग्रेडिएंट्स मेंशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, या आंसर भी, क्वेश्चन भी आ सकता है लाइक वेरी शॉर्ट या शॉर्ट के फॉर्म में, कि वो कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिस्टर वियरा मेंशन करते हैं एक साइंटिस्ट में होना चाहिए। नंबर 1, एक फर्स्ट रेट माइंड। ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास एक फर्स्ट रेट माइंड, एक इंटेलिजेंट माइंड होना चाहिए, ब्राइट माइंड होना चाहिए, ऐसे ही नहीं आप साइंटिस्ट बन सकते हो। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो डलता है इस डिश में यानी साइंटिस्ट के बनने में, वो क्या होता है? क्यूरियोसिटी। अगर आपको जानने की ईगरनेस ही नहीं है तो कैसे नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे? एंड देन यू नीड टू मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। और एक जो इच्छा होती है राइट रीजंस के लिए विन करना, जैसे हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट देखा, राइट, ग्रिफिन के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रिफिन एंड इब्राइट। तो यहाँ पर क्या है, देखो, ग्रिफिन जो है वो अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए एक अच्छा डिस्कवरी करते हैं, इनविजिबल बन जाते हैं वो, बट कभी भी उन्होंने उसको राइट रीजंस के लिए यूज किया क्या? नहीं। इसीलिए वो फेलियर थे, वो ट्रबल में फंस गए थे। इतना कुछ उन्होंने डिस्कवर किया था बट देन टू ही वाज नॉट द बेस्ट। बट अगर यहाँ बात करें तो रिचर्ड इब्राइट ने इतनी बड़ी डिस्कवरी नहीं की इनविजिबल होने की, बल्कि उन्होंने बहुत अलग अलग डिस्कवरीज की, बट ही वाज समथिंग जो कि राइट रीजंस के लिए सब चीजें करते थे, इसीलिए ही वाज वेल नोन, राइट। तो इस वजह से ये जो कंपैरिजन है या जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स को एक कंपैरिजन के फॉर्म में देखना है। क्लियर? तो उनके दिमाग में क्या था कि फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए और एक विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए राइट रीजंस के लिए जीतने की, और यही तीनों चीजें जो है मिलकर क्या बनाती हैं? एक परफेक्ट साइंटिस्ट को। इब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, और ये तीनों क्वालिटीज किस में थी? रिचर्ड एच इब्राइट में। From the time the book The Travels of Monarch Ten opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. तो बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था लाइफ में, और वो क्या था? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, क्योंकि उसने एक वर्ल्ड ओपन कर दिया था साइंस का उनके लिए, क्योंकि उसी के बाद डॉक्टर उर्खात को वो जानने लगे थे, राइट। तो वो सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को छोड़ा नहीं। ही ऑलवेज हैड दैट क्यूरियोसिटी मेंटेन्ड इवन आफ्टर ही वाज एबल टू डिस्कवर सो मेनी थिंग्स, बट देन टू ही नेवर लेफ्ट दैट क्यूरियोसिटी इन हिम, और इस वजह से वो कंटिन्यू करते रहे ये सारी डिस्कवरीज को। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। रोल ऑफ हिज मदर, रोल ऑफ द बुक, डॉक्टर उर्खात का रोल, मिस्टर वियरर की बातें, रिचर्ड इब्राइट के बारे में जितनी भी चीजें बताई गई हैं, ऑल द थ्योरीज, ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, and also you should remember the grades and what prize he has won for the different experiments. तो हर एक चीज ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आई होप आपको ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है वो समझ आ गए। क्लियर? ऑल राइट।
नाउ एज वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा, राइट? तो मैसेज क्या कन्वे किया गया है यहाँ पे ऑथर के थ्रू, दैट परसीवरेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क कैन हेल्प इन अचीविंग एनी ड्रीम। अगर आपका कोई भी ड्रीम है, कोई भी गोल है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर करने, राइट, 10th बोर्ड में, अभी तो यही है नियरेस्ट गोल, तो उसके लिए क्या चाहिए? परसीवरेंस, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। एक तो आप में ना परसीवरेंस होना चाहिए, एक उसके बाद आपको फोकस, डिटरमिन करना, बिल्कुल डिटर्मिनेशन लाना है कि बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ, फुल एफर्ट्स के साथ आप काम कर रहे हो, एंड देन ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, सोच लिया बस फुल मार्क्स और आ गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको सिखाया जाता है इस चैप्टर के थ्रू, कि आपको हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, परसीवरेंस, डेडिकेशन, इन सबको मिक्स करके अपने काम में काम करना है, किसी भी चीज पे वर्क करना है, बिकॉज देन only you'll get the desired results. And hobbies play a very important role in one's life. रिचर्ड ए ब्राइट की हॉबी थी कलेक्शन, उसी की वजह से धीरे धीरे जो है इतनी सारी डिस्कवरीज होती गई। तो आपकी हॉबीज जो है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स। जैसे रिचर्ड ए ब्राइट की मदर अगर वो बुक नहीं लाती तो आगे की बातें नहीं होती, राइट? वो सपोर्ट नहीं करती तो इतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट मेंटेन नहीं रहता। तो पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की लाइफ में, कि उनका फ्यूचर जो भी बनता है या जो भी उनके इंटरेस्ट हैं वो क्या आगे जाके कंटिन्यू होते हैं, डेवलप होते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो ये पूरा चैप्टर आपको कन्वे करता है। डन? ऑल राइट। चलिए, अगर चैप्टर क्लियर हो गया है तो हेयर आर 2 क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको क्या करना है भाई, अच्छे से आपको सोचना है कि क्या पूछा गया है, देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स, और इसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे इन द लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक डिड ए ब्राइट मदर गेट फॉर हिम? तो वो जो ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 है उसके बारे में आपको बताना है। एंड हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ? और उसके बाद बुक ने कैसे लाइफ चेंज की उसके बारे में। ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द बुक इन लाइफ ऑफ रिचर्ड ए ब्राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, जस्टिफाई विद रेफरेंस टू द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यानी एक बार फेल होते हो ना तो उसके बाद एक जो स्टेपिंग स्टोन है वो किसके लिए होता है? सक्सेस के लिए। क्लियर? तो फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और यहाँ पर फेलियर कहाँ देखा हमने? जब वो काउंटी साइंस फेयर में लूज कर जाते हैं कॉम्पिटिशन, तभी उन्हें रियल साइंस का मतलब पता चलता है। तो किस तरीके से वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज ही फेस दैट फेलियर। इस तरीके से आपको ये आंसर में बताना है। क्लियर? सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू अटेम्प्ट। डन? ऑल राइट। सो लेट्स जस्ट एंड दिस सेशन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, दैट इज all your hard work is about to pay off. Stay focused and do your best and on the test. Believe in yourself, focus on your goals, achieve your dreams. ऑल द बेस्ट। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि आपका जो भी मेहनत है ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर मेहनत करोगे तो। देन यू हैव टू स्टे फोकस्ड, फोकस रहो कि भाई एक बार भी हिलना डुलना नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि चलो कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। डेली आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करना है। देन ऑल डू यू बेस्ट ऑन द टेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स। और आपको जो है अपना बेस्ट देना है अपने टेस्ट के लिए, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे नंबर लाऊंगा। यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स। गोल क्या है अभी? यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड विद दैट गुड रिजल्ट and achieve your dreams. All the very best. So sending all the love and blessings to you guys. I hope आपकी preparation जो है बहुत अच्छे से चल रही है। And also you have to be you have to keep this thing one in your mind, that is कि सारे ही subjects के one shot, सारे ही subjects के different videos जो है वो बनाए जा रहे हैं। So do go and check all the videos on Magnet Brains channel. और अगर कोई भी schedule related कुछ भी doubt है तो community post जो है उसको check करते रहिए। Clear? All right. So with this we finally come to an end of this session, that is every important point and message conveyed of the chapter The Making of a Scientist. I hope ये पूरा one shot revision आपको clear है। Now in the next video we are going to meet very soon with the next topic. Till then take care of yourself। और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.